एक छोटा सा देश है कतर, लेकिन जितना पैसा और जितना खजाना इसके पास भरा हुआ है, उस खजाने के बल पर कतर कई सारे देशों को इस वक्त घुमा रहा है। आपको बता दें 475 बिलियन का वेल्थ फंड जो इसने दुनिया भर की कई कंपनियों में, कई संस्थानों में लगा रखा है, इसकी वजह से ये दुनिया के मैप में दिख रहा है। यहाँ पर इस वक्त भारत के 8 नेवी अफसर के साथ फांसी वाली कांड हुई है। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमास की तरह क्या भारत पर भी हमला हो सकता है? भारत के पास तो आयरन डोम नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा क्या है जिसने पूरी तैयारी कर रखी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें एक समय था जब कतर को सऊदी अरब और ईरान, ये सारे दिग्गज, सऊदी अरब, यूएई, अरब के बहुत सारे देश, इन्होंने अलग थलग कर दिया था। कतर को ये कह के अलग थलग किया गया था कि इसकी जो ज़्यादातर कामकाज है, ये कामकाज आम राज्यों, आम देशों के समझ से बाहर है। ये जिस तरीके से कई आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है, इसे देखते हुए अरब देशों ने ही खुद इससे दूरी बना ली थी और अरब देशों ने यहाँ तक कि अमेरिका को भी इसकी शिकायत की थी। लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में कतर को छोड़ा नहीं जा सकता है और कतर इस चीज को जानता है। कतर को अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब और ईरान की तुलना में ये एक छोटा सा देश है और इस छोटे से देश ने जो विदेश नीति चली, वो विदेश नीति ज्यादातर पैसों के बल पर थी। सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं। 475 बिलियन का वेल्थ फंड इसने कई सारी चीजों पे लगाया अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज में लाने के लिए। इसने कई कंपनी जैसे वोल्क्सवैगन, कई कंपनियों में निवेश किया। फुटबॉल कप हुए उसको होस्ट किया, अल जजीरा है उसको चलाता है। लेकिन अब कतर के ऊपर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। 1996 में कतर ने इजराइल के साथ व्यापार करना शुरू किया, लेकिन कतर अपना महत्व बनाए रखने के लिए हर जगह अपने आप को घुसाने लगा। अब सबसे बड़ी मुसीबत कतर के लिए क्या हो गई है कि हमास को यूएस, यूके, यूरोपीय यूनियन ने इसे एक आतंकवादी संगठन माना हुआ है और ऐसे में कतर अब हमास को खुलकर समर्थन दे रहा है और कतर में हमास के बहुत सारे लीडरों के घर भी हैं। अब कतर पे नजर बनाकर रख रहा है अमेरिका भी। पर इन सब के बीच में भारत के साथ जो 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है, उस मामले में डॉक्टर एस जयशंकर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के परिवारों से मुलाकात की है जिन्हें कतर में फांसी की सजा दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। ट्विटर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पोस्ट में कहा गया कि परिवारों की चिंताओं और दर्द की सरकार पूरी तरीके से साझा करती है। रेखांकित किया गया कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवार के साथ निकटता से समन्वय करेगी। समाचार एजेंसी राइटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले भारत और अरब देशों के सूत्रों के हवाले से कहा कि पिछले हफ्ते कतर की एक अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी करने के कथित आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इन 8 भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में कतरी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोपों का नई दिल्ली या दोहा द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया था। वहीं इन 8 पूर्व अधिकारियों के परिवार ने इन्हें बेकसूर बताया है। वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसे फंसाने का काम किया है। खैर, अब देखना होगा कि डिप्लोमेटिक तौर पर किस तरीके से वहां से 8 भारतीय नागरिकों को भारत निकाल पाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके का हमला हमास ने किया और जिस तरीके से लगातार गाजा पट्टी के द्वारा रॉकेटों की बरसात होती है,
है, इसने कई सारे देशों को और कई सारे संगठनों को आइडिया दे दिया है कि कैसे काम करना चाहिए। लेबनान में भी कहा जाता है कि 2 लाख रॉकेट और मिसाइल तैयार करके रखा गया है हिजबुल्लाह के द्वारा। तो आतंकी गुटों का ये तरीका एक बार में 5000 रॉकेटों को दाग देना, मिसाइलों को दाग देना, 2000 दाग देना, ये दिखलाता है कि युद्ध का तरीका अब बदल रहा है। और जब युद्ध का तरीका बदल रहा है तो आपको भी काम करने का तरीका बदल देना चाहिए। भारत ने काफी समय पहले ही रूस के साथ एक समझौता किया और रूस के साथ जो समझौता किया उसके तहत S-400 की डील तय की गई। आपको बता दें 3 S-400 मिल चुके हैं और इन 3 S-400 की तैनाती चाइना और पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर में की गई है। पर आपको बता दें अभी भी 2 सिस्टम आना एक बहुत बड़ा काम बना हुआ है। क्यों काम बना हुआ है? क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इतने हथियार इस वक्त बन रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई में कि रूस के पास खुद ही फुर्सत नहीं है। रूस के कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो अब भारत के पास आ रहे हैं और भारत से जो कुछ बन पा रहा है वो भारत से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें चूंकि भारत बहुत सारे रूसी हथियारों को रखता भी है और कईयों का तो टेक्नोलॉजी भी भारत के पास है, भारत बनाता भी है। ऐसे में खुद कई क्लाइंट भारत के पास आ रहे हैं रूस के, तो भारत को अपने लिए कुछ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में भारत कई इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो प्रोजेक्ट हमास जैसी सिचुएशन में भारत की मदद करे। आपको बता दें एक प्रोजेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ रहा है वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कुशा, और इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सबसे बेहतरीन हथियार भारत का बन रहा है। और कुशा के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगी और ये स्टील्थ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवाई खतरों को बहुत तेजी से भांप कर मार कर गिरा सकेगी। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। भारत इसे बहुत ही तेज रफ्तार से बना रहा है और कहा जा रहा है कि 2028-29 तक ये तैयार भी हो जाएगा। वैसे इस LRSM को मई 2022 में मिशन मोड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और इसके तहत भारत अपना खजाना भी खोल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी भारत को इस तरीके के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएं। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा 80% तक एरिया एयर डिफेंस को करने में सक्षम होगा और ये हाई स्पीड टारगेट, लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले को भी पकड़ने में सक्षम होगा। खैर, भारत को इस तरह के कई प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।